चलिए, तो आज आपका कौन सा कॉमन पेपर ज्योग्राफी का सेट दूसरा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, तीसरे सबसे बड़े महासागर की बात की जा रही है, कौन सा है ये आपको बताना है। तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। अच्छा, पहला है आपका अटलांटिक महासागर। तो ये अटलांटिक महासागर जो ऑप्शन नंबर ए में है, ये अगर इसकी बात करें तो सबसे वेस्ट, ठीक है, सबसे वेस्ट महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर, सबसे वेस्ट महासागर। ठीक है, कौन सा, अटलांटिक। आर्कटिक महासागर ये जमा हुआ महासागर है, जमा हुआ महासागर है, या छिपा हुआ, इसको छिपा हुआ महासागर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, छिपा हुआ महासागर के नाम से किसे जाना जाता है, आर्कटिक महासागर को जाना जाता है। उसके बाद अगर प्रशांत महासागर की बात करें तो उसका जो आकार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार। प्रशांत महासागर की बात करें, प्रशांत महासागर, इसका आकार कैसा है, प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार, कैसा, त्रिभुजाकार आकार है। ठीक है, अच्छा, एस आकार का कौन सा महासागर है, एस आकार की आकृति किसकी है, अटलांटिक की। एस आकार का कौन सा है, अटलांटिक ही है जो आपका एस आकार का है। ठीक है, एस आकार की आकृति है। तो कौन सा महासागर, तीसरा सबसे महासागर है बड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्या, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर 71 का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। पहला है आपका, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी का व्यास घटता जाता है। अच्छा, इसको हम समझते हैं मैप बना के। ठीक है, ध्रुव और भूमध्य रेखा, ये आपका हुआ ग्लोब। ठीक है, ग्लोब पर ही है। चलिए, बीचों बीच जो है इसको कौन सी रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या फिर आपका कौन सा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, ये हो गया आपका विषुवत रेखा। ठीक है, उसके बाद या भूमध्य रेखा भी इसको कहा जाता है, भूमध्य रेखा, या फिर क्या कह सकते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब आपका ध्रुव कहाँ है, ध्रुव आपका ये है, ध्रुव यहाँ पे है, यहाँ ध्रुव हो गया। इसके सीधा अगर उत्तर या दक्षिण की तरफ हम जाते हैं तो कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अक्षांश रेखा, कौन सा, अक्षांश रेखा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अक्षांश हो गया। और फिर अगर इसकी बात की जाए तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो गया आपका देशांतर रेखा। ठीक है, अक्षांश और देशांतर का जो एक पूरा जाल बनेगा उसको कहेंगे ग्रिड, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ग्रिड। ठीक है, चलिए, इसी तरह अगर ये पूरा जाल बनते जाए, ठीक है, ये आपका इस तरीके से हो जाए दोनों साइड से, और फिर आपका यहाँ पे ये अक्षांश रेखा है, ये हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, इसे कहते हैं जाल। ठीक है, चलिए, अब इसमें कह रहा है ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती जाती है, या तीसरा है ध्रुव तक आने पर भूमध्य रेखा का व्यास बढ़ता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये है ध्रुव से अगर हम भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे, यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ ध्रुव है आपका, यहाँ से अगर हम भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए इतना, फिर आपका धीरे धीरे क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। तो भूमध्य रेखा की ओर अगर आएंगे तो पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ेगी। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया, 72 का बी सही आंसर हो गया। अक्षांश और देशांतर के इस जाल को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। इस जाल को क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। ठीक है,
ग्रिड। सर्वाधिक देशांतर की दूरी कहाँ होती है? अगर देशांतर की सर्वाधिक दूरी की बात करें तो सर्वाधिक दूरी आपकी विषुवत रेखा के पास होती है। किसके पास? विषुवत रेखा के पास होती है। इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इसके बीच की दूरी को गोड़े कहा जाता है। किस नाम से? गोड़े नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और दूरी होता कितना है? 111 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होता है इसके बीच का। तो आंसर आपका क्या हो गया? 72 का बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा, ठीक है। मानचित्र पर जो रेखा से अगर हम किसी चीज का निरूपण करते हैं उसकी बात की जा रही है, जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदु को जोड़ती है, उसे क्या कहा जाता है? आइसोग्लास, आइसोबाथ, आइसोहेलाइन, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। उसे क्या कहते हैं ये बताना है। आइसोहेलाइन की बात करें तो अगर समान समुद्री लवणता होती है तो आइसोहेलाइन होता है, ठीक है। आइसोहेलाइन समान समुद्री लवणता, समान समुद्री लवणता को किस नाम से जाना जाता है? आइसोहेलाइन के नाम से जाना जाता है। समान गहराई अगर रहे तो क्या कहेंगे? उसे आइसोबाथ कहेंगे, आइसोबाथ। समान हिमपात हो तो आइसोनिफ, समान हिमपात, आइसोनिफ। आइसोनेफ समान मेछादन, आइसोनीफ रहा तो हिमपात और आइसोनेफ रहा तो समान मेछादन, समान मेछादन, आइसोनेफ, आइसोनेफ, ठीक है। समान मेछादन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? आइसोबाथ, समान गहराई वाला। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। कौन सा कथन गलत है? गलत कथन के बारे में बताना है, कौन सा कथन गलत है। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। ओजोन, ओजोन की बात की जा रही है। ओजोन ऑक्सीजन के दो परमाणु द्वारा बना एक अणु है। ओजोन जो हो वो आपका दो परमाणु से नहीं 3 परमाणु से बनता है, तो यानी ये कथन आपका क्या हुआ? गलत हो गया। दो नहीं 3 परमाणु हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है, ये आपका सही है। तीसरा है ओजोन का जो कवच होता है सूर्य से आने वाली यूवी विकिरण यानी परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, इस परावैंगनी विकिरण से हो क्या सकता है? इससे आपका त्वचा कैंसर हो सकता है, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट पहुंच जाए पृथ्वी पर तो इससे त्वचा कैंसर होने की संभावना होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि गलत है। ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणु से बनता है, ये गलत है क्योंकि वो 3 परमाणु से आपका बनता है। ओजोन की बात करें तो कैसा इसका कलर कैसा होता है? हल्का नीला होता है, ठीक है। ये हल्का नीला गैस होता है और तीक्ष्ण गंध वाला होता है, यानी इसका गंध तीखा होता है। गंध कैसा होता है? तीखा गंध होता है। और आपका हल्का नीला ये होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? योकोहामा जो जापान में है,
रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में है, या संघाई जो चीन में है। ठीक है, कौन सा है जो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? बहुत सारा है, लेकिन रियो डी जेनेरियो की बात करें तो ये जो आपका ब्राजील में है, प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। इसके अलावा सिएटल आपका प्रशांत महासागर में ही है। सिएटल की बात करें तो वो भी कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में ही है। तो आंसर क्या होगा? रियो डी जेनेरियो होगा। यहीं पे आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो कहाँ होता है? रियो डी जेनेरियो में ही होता है कहाँ? ब्राजील में है। और कब होता है? 1992 में होता है। इसी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में ही आपका एजेंडा 21 दिया गया था। ठीक है, एजेंडा 21 आपका दिया गया था। ठीक है, क्लियर है? हाँ, सिएटल, यूरेका, ठीक है, उसके बाद आपका संघाई, योकोहामा, ये सब कहाँ है? ये सब आपका प्रशांत महासागर में ही है। सिडनी बंदरगाह प्रशांत महासागर में ही स्थित है। तो आंसर आपका क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, डेस्क की अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले के निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। यानी सीधा सा क्वेश्चन कि भूरा कोयला के रूप में किसे जानते हैं? ठीक है, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? एक होता है आपका कोकिंग कोल। ठीक है, कोयले मुख्यतः होते कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एक होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस जिसे बीट कोयला भी कहते हैं, बिटुमिनस, लिग्नाइट, लीग कोयले के नाम से जाना जाता है, लिग्नाइट को लीग कोयला भी कहते हैं। और कौन सा? और आपका पीट। ठीक है, ये 4 होता है। इसमें सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला वो कौन सा? एंथ्रासाइट। सर्वोत्तम कोयले की बात करें तो ये आपका होता है एंथ्रासाइट होता है। इसमें 80% तक कोयले पाए जाते हैं। ठीक है, एंथ्रासाइट सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है। ठीक है, उसके बाद भूरे कोयले के रूप में किसको? और घटिया कोयला किसका? यानी निम्न श्रेणी का कोयला कौन सा? पीठ हो गया। घटिया कोयला आपका वो भी पीठ ही हुआ। घटिया कोयला भी किसको कहते हैं? पीठ को ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कोकिंग कोल कौन सा? बिटुमिनस। कोकिंग कोल के नाम से किसे जाना जाता है? बिटुमिनस को, कोकिंग कोल। ठीक है, और लिग्नाइट आपका भूरा कोयला। कौन सा? भूरा कोयला। तो चारों कोयला क्लियर है। कोयला आपका 4 प्रकार का, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? भूरे रंग का कोयला, तो कौन सा हो जाएगा? भूरा कोयला, लिग्नाइट हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया, बिटुमिनस, ये लिग्नाइट। ठीक है, कोकिंग कोल हो जाएगा बिटुमिनस। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लिग्नाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश के महीने में होती है? उत्तरी गोलार्ध की बात की जा रही है। उत्तरी गोलार्ध आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और नीचे आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस महीने में होती है? ये पूछा जा रहा है। जून में, मई में, मार्च में, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये होता है आपका कब? 22 जून, यानी जून के महीने में होता है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, कब होता है? 22 जून को होता है। चलिए नेक्स्ट, किस नक्षत्र को द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है? कैसियोपा, इंटसमैन जिसे कि सीरियस कहते हैं, या फिर सप्तऋषि? कौन सा हो जाएगा जिसे द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है? ये सप्तऋषि जो है द ग्रेट बियर के नाम से जानते हैं। ये है क्या? 7 तारों का समूह है। 7 ताराओं का यानी 7 नक्षत्र का समूह है आपका, जो कहाँ पे? जो आसमान में आपको उत्तर दिशा की तरफ दिखेंगे। आसमान में उत्तर दिशा की तरफ ये दिखाई देते हैं। पहले इसी के द्वारा नाविक जो है, नाविक अपने दिशाओं का निर्धारण करते थे। ठीक है, नाविक द्वारा दिशा निर्धारण में सप्तऋषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता था। ठीक है, तो इसे किस नाम से और जाना जाता है?
द ग्रेट बियर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आंसर क्या हो गया आपका 78 का बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? अरल सागर किन दो देश की सीमा पर स्थित है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या तंजाकिस्तान, या फिर कजाकिस्तान या तजाकिस्तान, कौन सा हो जाएगा? अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, यानी कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 79 का ए सही हो जाएगा। 79 का ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? महासागरीय गतिविधि को कौन संदर्भित नहीं करता है? परावर्तन, तरंग, ज्वार भाटा, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं? महासागरीय गतिविधि जो होती है, बहुत सारे कारक होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, संदर्भित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है, कौन सा नहीं करता है? तरंग करता है, ज्वार भाटा भी इसको प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद परावर्तन, परावर्तन जो दिया हुआ है ये नहीं करता है, इसका कुछ यहाँ पे मीनिंग होगा ही नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परावर्तन। ठीक है, सूर्य की वजह से भी होगा और पृथ्वी की जो गति होती है उसके वजह से भी ये होगा। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन है ये होने के, लेकिन परावर्तन आपका नहीं है। तो 80 का क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, नालंदा जिला में स्थित राजगीर गिरियक पहाड़ी की विशेषता क्या है? ठीक है, विशेषता पूछा जा रहा है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 81, देखिए राजगीर गिरियक पहाड़ी, ठीक है कहाँ पे? नालंदा में। अगर राजगीर गिरियक पहाड़ी की बात करें, नालंदा में। ये बनी किससे है? क्वार्टरजाइट स्लेट चट्टान से बनी है। ठीक है, किससे बनी है? क्वार्टरजाइट स्लेट चट्टान से आपकी बनी हुई है, उससे निर्मित है। ठीक है, सबसे ऊंचाई वाली चोटी इसकी वैभवगिरी है, जिसकी ऊंचाई कितनी? 380 है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वैभवगिरी, ऊंचाई कितनी? 380। उसके बाद रत्नागिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी और पीर पहाड़ी, ये सब कहां पर है? इसी राजगीर गिरियक पहाड़ी में है। ठीक है, और राजगीर गिरियक पहाड़ी है कहां? आपका नालंदा जिला में है। तो आपका ये सारा कथन क्या होगा? सही हो जाएगा। आंसर आपका क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक सही है। ठीक है, इसका निर्माण क्वार्टरजाइट स्लेट चट्टान से हुआ। सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? वैभवगिरी, वैभवगिरी, वैभवगिरी। कितनी ऊंचाई है? 380 मीटर, 380 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कौन कौन सा है यहाँ पे? रत्नागिरी भी है, रत्नागिरी भी है, सोनगिरी भी है, विपुलगिरी भी है। ठीक है, इस तरह ढेर सारी पहाड़ियां स्थित है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण या गोपालगंज? सोमेश्वर पहाड़ी सोमेश्वर पहाड़ी किस जिले में स्थित है, ये बताना है। सोमेश्वर पहाड़ी की बात करें तो ये आपका प्लायोसीन से भी पुराना है। ठीक है, प्लायोसीन युग, प्लायोसीन युग से भी पुराना है, प्लायोसीन युग से भी। बिहार में स्थित ये शिवालिक का हिस्सा है। किसका? शिवालिक का हिस्सा है, शिवालिक का हिस्सा है। उसके बाद कहां पे है? सोमेश्वर की पहाड़ी आपका है कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। किस रेंज में आएगा? कैमूर रेंज में आएगा। किस रेंज में? कैमूर रेंज में आएगा। शिवालिक का हिस्सा है, प्लायोसीन युग का है और बिहार में स्थित आपका सबसे ऊंचा पहाड़ी हो जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, बिहार के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित पहाड़ियां, जिसे शिवालिक श्रेणी का पहाड़ी भी कहा जाता है, उसका निर्माण किस काल में हुआ है? अभी तुरंत बताया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में।
कि जो आपका सोमेश्वर की पहाड़ी है, जो बिहार की सबसे ऊंची चोटी भी है, उसका निर्माण किस काल में हुआ है? प्लायोसीन या प्लास्टीसीन, ठीक है, काल में हुआ है, जो शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है, कैमूर रेंज में आता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार कितना चौड़ा है? ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार कितना चौड़ा पट्टी है, ये बताना है। गंगा का जो दक्षिणी हिस्सा है, गंगा नदी जो कि बिहार के 12 जिले से होकर गुजरती है और बिहार को बीचों बीच काटती हुई, ठीक है, यानी दो हिस्सों में बांटती हुई आगे बढ़ती है। तो दक्षिण हिस्से की अगर बात करेंगे, इसमें 8 से लेकर 10 मीटर चौड़ी पट्टी पाई जाती है। ठीक है, नदी के किनारे किनारे आपका 8 से 10 मीटर चौड़े पट्टी पाया जाएगा। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा जिसमें नमी होता है, क्योंकि गंगा के इलाका, गंगा का जो वो क्षेत्रीय हिस्सा होता है वहां पे होता है गंगा का किनारा वाला हिस्सा, उसी को ताल के नाम से जाना जाता है। होता कितना कितना चौड़ा पट्टी है? 8 से लेकर आपको 10 किलोमीटर तक ये देखने को मिल जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ताल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, जो मुख्यतः कहाँ देखने को मिलेगी? गंगा के दक्षिणी हिस्से में। गंगा के दक्षिणी हिस्से में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, मिट्टी की पट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल, बलथर मिट्टी की बात की जा रही है, इसका प्रमुख फसल कौन कौन सा होगा, ये बताना है। मिट्टी की बात करें तो सर्वाधिक बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये भारत में भी आपका सर्वाधिक, कहाँ सर्वाधिक? भारत में भी जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाएगी। ठीक है, कितने परसेंट हिस्सा पे? लगभग 43% हिस्सा पर। कितना? 43% हिस्से पर सिर्फ जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होता है जलोढ़ मिट्टी ही। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है? जल के निक्षेप से इसका निर्माण होता है। जल के द्वारा जो आपका निक्षेपण आता है, ठीक है, बहाकर जो लाया गया अवसाद होता है, उससे होता है। तो जल के निक्षेप से आपका जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें कौन कौन सी प्रमुख फसल, बलथर मिट्टी की बात की जा रही है, कौन कौन सी प्रमुख फसल पाई जाती है, ये बताना है। अरहर, ज्वार, बाजरा, गेहूं, ईख, कपास, अरहर, धान, जूट। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? इसमें मोटा अनाज हो जाएगा। कौन कौन? अरहर, ज्वार, बाजरा, जिसे कि मोटा अनाज के नाम से भी जानते हैं। बलथर मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की ही कृषि होती है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया, अरहर, ज्वार, बाजरा। ठीक है, ये मोटा अनाज है। चलिए, अच्छा, मोटे अनाज का वर्ष कौन सा घोषित किया गया? मोटे अनाज का वर्ष अगर पूछ ले तो वो हो जाएगा 2023। कौन सा? 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? छपरा, भोजपुर, वैशाली, एक से अधिक या कोई भी नहीं। ठीक है, अगर कोसी की बात करें, कोसी नदी कहाँ मिलती है? कुर्सेला के पास। कोसी नदी कहाँ मिलेगी? कुर्सेला के पास। कर्मनासा नदी, कर्मनासा नदी कहाँ मिल जाएगी? कटिहार। कर्मनासा नदी कहाँ मिलेगी? कटिहार के पास मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपका घाघरा कहाँ पे? छपरा के पास। घाघरा कहाँ? छपरा के पास घाघरा नदी मिलेगा। सोन कहाँ? सोन आपका पटना के समीप। कहाँ पे? पटना के समीप। तो घाघरा कहाँ पे? छपरा में। तो आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। ठीक है, ये सब किसकी सहायक है? गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो कौन है? यमुना है। कौन? यमुना में, जो कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में गंगा से मिलती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है, ये बताना है। कोसी नदी जो निकलती कहाँ से है? गोसाई धाम चोटी, नेपाल। ठीक है, गोसाई धाम चोटी से निकलती है। गोसाई धाम चोटी से निकलती है और
इसकी अफवाह प्रणाली पूछी जा रही है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की है। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी के नाम से किसे जाना जाता है? सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी के नाम से किसे जाना जाता है? कोसी को ही जाना जाता है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? बिहार का शोक भी कोसी को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयताकार अफवाह प्रणाली हो जाएगा। आयताकार अफवाह प्रणाली यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर बिहार में मानसून की बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। ठीक है, जो कि उष्ण और उपोष्ण दोनों प्रकार का मिला जुला यहाँ पे पाया जाता है। मानसूनी जलवायु है। सबसे पहले और सर्वाधिक, सबसे पहले कहाँ वर्षा होती है और सर्वाधिक कहाँ वर्षा होता है? किशनगंज में। कहाँ पे? किशनगंज में बिहार में सबसे पहले और सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती किस भाग में? यहाँ पे दिशा दे के पूछा हुआ है। किशनगंज किस हिस्से में पड़ता है? उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्वी में या उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, किशनगंज में होता है। जगह कौन सा है? किशनगंज है, लेकिन वो किस हिस्से में पड़ता है ये आपको बताना है। किशनगंज आपका पड़ जाएगा कहाँ पे? उत्तर पूर्वी भाग में। कहाँ? उत्तर पूर्वी भाग में। तो आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया, उत्तर पूर्वी भाग। 88 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, अभ्यारण्य या जैविक उद्यान दिया हुआ है और वो जिस जिले में स्थित है उस जिले का नाम दिया हुआ है। सही उत्तर का चयन करना है, मिलाना है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? चलिए, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे? पटना में। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान जिसे कि जू कहते हैं। ठीक है, चिड़ियाघर आपका कहाँ? पटना में। तो ए का हो गया कौन सा? 5। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ? चंपारण में। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य चंपारण। बी का हो गया 3। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ? रोहतास में। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ? रोहतास में। सी का हो गया 2। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बोध गया में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बोध गया। राजगीर नालंदा, राजगीर नालंदा में। तो ए का 5, बी का 3, सी का 2 और डी का 4, ई का 1। मिल गया? तो क्या निकला आपका? ऑप्शन नंबर ए निकल कर आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, बाढ़ के प्रभावित उत्तर बिहार के प्रमुख जिले का समूह क्या है? बाढ़ जो कि आपको उत्तर बिहार में सर्वाधिक देखने को मिलेगा, गंगा का उत्तरी हिस्सा। ठीक है, यहाँ पे आपको बाढ़ ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इससे प्रभावित जिला कौन कौन सा है? जिले के समूह को किस क्षेत्र से जाना जाता है? कौन सा हो जाएगा आपका? चलिए, पहला है नदियों का विसर्पी बहाव क्षेत्र। बिल्कुल सही है, कोई रास्ता नहीं होता है। जैसे कोसी सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी आपकी। ठीक है, नदियों के अववाह क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा हो जाता है। हाँ, ये भी सही है। नदियों में गाद का जमाव। तो आपका तीनों का तीनों सही है। और क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्तरी बिहार जो कि बाढ़ से, उत्तरी बिहार की बात करें तो ये किससे? बाढ़ से। और दक्षिणी बिहार की बात करें तो यहाँ पानी ना पहुंचने की वजह सूखा। दक्षिणी बिहार की बात करें तो ये सूखे से ग्रसित होता है। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुआ? कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुआ?
अगर कोशी बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें जो कि भारत और नेपाल का है, यानी बिहार और नेपाल, उसके लिए 1954 में समझौता हुआ। कोशी बहुउद्देशीय परियोजना, कोशी बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो ये कब, इसके लिए समझौता कब होता है? 1954 में। समझौता 1954 में होता है। किसके किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच आपका होता है। और कोशी परियोजना बनकर तैयार कब होता है? कोशी परियोजना बनकर आपका तैयार कब हुआ? 1965 में। कब? 1965 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन होते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो गया। ठीक है, इसका उद्घाटन लिख ही लेंगे, उद्घाटन करने वाले लाल बहादुर शास्त्री। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूरब की ओर बात की जा रही है। बेतवा, केन, सिंध, चंबल। यमुना की सहायक नदी दिया गया है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है, क्या हो जाएगा? चलिए, अगर हम यमुना नदी की बात करें तो निकलती कहाँ से है? यमुनोत्री हिमानी से। यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। गंगा की सहायक, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी है। कहाँ पे मिलती है गंगा से? प्रयागराज में। कहाँ पे मिलेगी? प्रयागराज में मिलती है। इसकी 4 सहायक नदी जो मेन है वो कौन कौन सी है? चंबल, बेतवा, केन और सिंध। चंबल, बेतवा, केन और सिंध, ये 4 यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। यमुना की लंबाई कितनी है? 1375। अगर यमुना की लंबाई की बात करें तो कितनी है? 1375 इसकी लंबाई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या हो जाएगा? चंबल, उसके बाद आपका केन, फिर आपका बेतवा और फिर आपका सिंध। चंबल, केन, बेतवा, सिंध। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो गया। सी में है 3 2 1 4। 3 2 1 4। अच्छा, हाँ, पहले चंबल है ना, तो 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। चंबल सबसे आपका पश्चिम में, उसके बाद सिंध है, उसके बाद बेतवा है, फिर आपका केन है। तो आंसर क्या हुआ? ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र की बात की जा रही है, बताना है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो निकलती कहाँ से है? तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास स्थित चेमयुंग डोंग हिमानी से। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित, मानसरोवर झील के पास स्थित कहां से? चेमयुंग डोंग हिमानी से। चेमयुंग डोंग हिमानी से निकलती है। ठीक है, भारत में प्रवेश कैसे करती है? अरुणाचल प्रदेश होते हुए, अरुणाचल प्रदेश में यांगपा दर्रा, कौन सा? यांगपा दर्रा को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, टोटल लंबाई इसकी 2900 है। कुल लंबाई की बात करें तो 2900 है, लेकिन अपने भारत में कितना? 916 किलोमीटर का डिस्टेंस ये तय करती है। टोटल लंबाई, कुल लंबाई 2900। ठीक है, और अपने भारत में कितना लंबा है? 916 है। 916 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। और इसका बहाव क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा? बहाव क्षेत्र इसका कौन कौन सा हो जाएगा? तिब्बत से निकलती है, भारत होते हुए बांग्लादेश जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो बहाव क्षेत्र आपका हो गया तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। आंसर हो गया आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत इसका सही आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन नंबर 94, कावेरी नदी कौन से राज्यों से गुजरती है? कावेरी नदी की बात करें तो कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 94, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। उसके बाद इसे और किस नाम से जाना जाता है? कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा भी किसे कहा जाता है? कावेरी को ही। और दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। गोदावरी जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। पूरे भारत नहीं, सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत, सिर्फ और सिर्फ कौन सा? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। किस राज्य से होकर बहती है? ये आपकी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से। कहां कहां? कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक में ही ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहां से निकलती है। केरल और तमिलनाडु में बहती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 94 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। चलिए देखते हैं। हुंड्रू स्वर्ण रेखा नदी बिल्कुल सही है, जो कि झारखंड में है। उसके बाद चचाई प्रपात बीहर नदी बिल्कुल सही है। बूढ़ा घाट ये कांची नदी, ये आपका हो गया गलत। तो आंसर क्या निकल के आया? 95 का सी सही आंसर हो जाएगा। 95 का सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, भारत उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं। उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है कौन सी मानसून आती है? ग्रीष्म ऋतु में जब उच्च ताप और निम्न दाब होता है, यानी तापमान ज्यादा होता है और दाब यानी प्रेशर आपका लो होता है, तब हिंद महासागर से जो हवाएं आती है वो उससे मिलकर कर्षण करती है। इससे आपका दक्षिण पश्चिम मानसून बनता है। कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून बनता है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा 80% वर्षा, भारत में 80% वर्षा किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, ठीक है। 80% वर्षा किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है, ठीक है। इस जब ये आगे बढ़ती है तो दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक आपकी कौन सी? अरब सागर वाली शाखा, अरब सागर वाली शाखा जो कि आगे जाके 3 हिस्सों में बढ़ती है। उसके बाद दूसरी आपकी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, ठीक है। इसमें अरब सागर वाली शाखा से 65% वर्षा होता है। अरब सागर वाली शाखा से कितना परसेंट? 65% बारिश होता है। और बंगाल की खाड़ी की बात करें तो उससे कितना होता है? 35%। बंगाल की खाड़ी 35% वर्षा बंगाल की खाड़ी से होता है, ठीक है। पूरे दक्षिण पश्चिम मानसून से 80% वर्षा हो जाती है। और सबसे पहले मानसून का प्रवेश जो है वो केरल के तट पर होता है, केरल के तट पर, ठीक है, केरल के तट पर होता है। जून के प्रथम सप्ताह में होता है, जून के प्रथम सप्ताह में होता है, जिसे कि मानसून प्रस्फोटन के नाम से भी जानते हैं। मानसून प्रस्फोटन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है ये बताना है। सबसे ज्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होता है? चलिए, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? मेघालय के मासिन डाम में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ? मेघालय के मासिन डाम में होता है, ठीक है, मेघालय के मासिन डाम में। क्यों होता है सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे? क्योंकि सबसे पहले ये आपका खासी पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? खासी पहाड़ी। मेघालय में मुख्य रूप से 3 जनजाति
तीन पहाड़ी पाई जाती है, ठीक है। एक आपका गारो, दूसरा आपका खासी और तीसरा आपका जैंतिया। ये तीन पहाड़ी जो मेघालय में पाई जाती है, इस तीन पहाड़ी की वजह से यहाँ पे जो आकृति बन जाता है आपका कैसा, कीप के आकार का आकृति बन जाता है, ठीक है। और जब वो मानसून प्रवेश करता है तो इसमें लिपट के वो इस खासी पहाड़ी पर जो मासिन डाम है वहां पे सर्वाधिक वर्षा कर देता है। यानी जब इधर से हवाएं चलती है इस पर्वत से टकराकर, जयंती पर्वत से टकराकर ऊपर की ओर जाती है, खासी पर बारिश होता है। और जब इधर से हवाएं आती है तो ये गारो पहाड़ी से टकराकर भी ऊपर की तरफ निकलती है, जहां पे खासी पहाड़ी है, और खासी पहाड़ी के मासिन डाम पर सर्वाधिक वर्षा करवा देती है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, मासिन डाम की पहाड़ी पर खासी पहाड़ी का होना, ठीक है। और इसकी आकृति कैसे बन जाती है, कीपा आकार आकृति बन जाती है, या फिर आपको कहीं कहीं त्रिभुजाकार भी देखने को मिलेगा। त्रिभुजाकार आकृति की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक किसी जगह का नाम पूछेगा तो आंसर क्या होगा, मासिन डाम होगा। लेकिन यहाँ पर तीन आपका जगह दिया हुआ है, तो उसमें पश्चिमी घाट जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि मानसून का प्रवेश जब होता है तो केरल का जो तट है, केरल का हिस्सा, वहां पे पश्चिमी घाट जो है उसी से टकराकर वहां बारिश होती है। हाँ, पश्चिमी घाट के विपरीत दिशा में नहीं होती है, पूर्वी हिस्से में नहीं होती है, क्योंकि वो वृष्टि छाया के क्षेत्र में पड़ जाता है। दूसरा हिमालयी क्षेत्र, यहाँ भी वर्षा होती है। और तीसरा मेघालय, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा तो होती ही है। तो आंसर क्या हो गया आपका 97 का ए सही आंसर हो गया, ठीक है। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय सही आंसर इसका हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या नाइट्रोजन। एल्यूमिनियम, कैल्शियम या नाइट्रोजन। तो सर्वाधिक जो होती है वो कैल्शियम की मात्रा होती है, ठीक है। राजस्थान में बारिश कम होने का क्या है रीजन, अरावली पर्वत का समानांतर होना, अरावली पर्वत का समानांतर होना, ठीक है। जब यहाँ पे हवाएं आती है, अरब सागर, दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर वाली शाखाएं प्रवेश करती है, तीन हिस्सों में से एक हिस्सा आपका होता है जो राजस्थान से गुजरती है, वो अरावली पर्वत उस हवा के बिल्कुल समानांतर पड़ता है। इसी वजह से इसको सीधे क्रॉस करते हुए वे आगे निकल जाती है, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं। एक होता है आपका आवर्त बीजी और दूसरा होता है आपका अनावर्त बीजी, ठीक है। ये दो चीजें होती है। अनावर्त बीजी की बात करें तो उसमें बीज होते हैं सिर्फ और फूल नहीं होते हैं। अनावृत बीजी की बात करें, ठीक है, अनावृत बीजी, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, केवल बीज होते हैं, फल नहीं होते हैं, बीज होते हैं, सॉरी फूल नहीं होते हैं, फूल नहीं होते हैं। तो कौन सा पौधा है जिसमें फूल नहीं होता है, कटहल, गुलड़, फर्न, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं, कौन सा पौधा हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा क्या, इसमें हो जाएगा फर्न, शैवाल, ठीक है, कवक और चीर। फर्न, शैवाल, और भी ऑप्शन में लिख लेंगे, फर्न, शैवाल, चीर, कवक, ये सब जिसमें कि फूल नहीं लगते। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा ट्रप्स, जिसे कि ड्रिप भी कहते हैं, सिंचाई पद्धति का लाभ है, ठीक है। ड्रिप सिंचाई से क्या क्या लाभ होता है ये बताना है और सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा सही है इसमें। चलिए, तो क्या है, खरपतवार में कमी, ड्रिप सिंचाई से खरपतवार में कमी आती है, सही है। मृदा अपर्दन में कमी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन मृदा की लवणता में कमी नहीं होती है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कौन कौन सा सही है, खरपतवार में कमी बिल्कुल सही है, मृदा अपर्दन में कमी ये भी बिल्कुल सही है। इस सभी के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति का यूज किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और
3, केवल 1 और 3। मृदा लवणता में कोई भी कमी नहीं होती है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? ओंकारेश्वर परियोजना, उकाई परियोजना की बात करें तो किस पर है? ताप्ती नदी पर। उकाई परियोजना ताप्ती नदी। तवा परियोजना तवा नदी। तवा परियोजना तवा नदी, ठीक है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल में। इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना की बात करें तो ये कहाँ? केरल में है। किस नदी पर? पेरियार नदी पर। पेरियार नदी पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद ओंकारेश्वर किस नदी पर है ये बताना है। गंगा सागर, राणा सागर और जवाहर सागर, ये तीनों परियोजना कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पर। गंगा सागर चंबल नदी पर, गंगा सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना और राणा सागर परियोजना, ये तीनों किस नदी पर? ये तीनों आपका चंबल नदी पर ही स्थित है। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी गुजरात, ठीक है। ओंकारेश्वर परियोजना कहाँ? नर्मदा नदी गुजरात। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नर्मदा नदी पर ही इसके साथ एक और परियोजना है, कौन सा? इंदिरा सागर बांध परियोजना, ठीक है। कौन सा? इंदिरा सागर बांध परियोजना। इंदिरा सागर बांध, ये किस पे? आपका नर्मदा नदी पर। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 102 बताएंगे क्या होगा आंसर? चलिए, मिदनापुर नहर कांसावती नदी कंसाई वाले क्षेत्र में है, बिल्कुल सही है। मिदनापुर नहर कहाँ है? कंसावती नदी पर। और कंसावती परियोजना भी इसी नदी पर है। कंसावती परियोजना की बात करें तो वो भी इसी नदी पर है। कहाँ है ये? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल के ही मिदनापुर में आपका मिदनापुर नहर भी है, जो कंसावती नदी पर ही है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है तवा प्रोजेक्ट, तवा परियोजना कृष्णा नदी, नहीं बिल्कुल गलत है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अभी बताया है, तवा परियोजना जो है ये तवा नदी पर है। तवा नदी पर ही है, जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में आपका स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अगर कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी पर आपका नागार्जुन सागर परियोजना है। कृष्णा नदी पर कौन सा है? नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना, ठीक है। ये आपका कृष्णा नदी पर है। मैट्टूर डैम कावेरी नदी, ये भी सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 103, बगलिहार विद्युत परियोजना। बगलिहार विद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चित रहा, कहाँ स्थित है? बगलिहार विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है ये बताना है। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, ओडिशा। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, ओडिशा। ये आपका कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं ये बताना है। एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? 15, 17, 20, एक से अधिक या कोई भी नहीं। तो ये कितने हैं? 20 हैं। कितने? 20। आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 105, किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता में दोनों में हुआ है ये बताना है। ज्वार, मक्का, गेहूं, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन और उत्पादकता दोनों में हुआ है। अगर हरित क्रांति की बात करें, हरित क्रांति की बात करें तो
विश्व में इसके जनक कौन? विश्व में नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। अपने भारत में एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन है, ठीक है। उसके बाद भारत में आया कब? 1967-68 में। कहां से? उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से इसकी शुरुआत होती है। उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से इसकी शुरुआत हो जाती है। कृषि विश्वविद्यालय से इसकी शुरुआत हो जाती है। सर्वाधिक प्रभाव, सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? किस फसल को सर्वाधिक लाभ होता है? गेहूं को। किसको? गेहूं और किसे? चावल को। गेहूं और चावल को। लेकिन इस दोनों में भी सबसे ज्यादा किसको? गेहूं को ही लाभ होता है। किसको? गेहूं को ही होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी में है गेहूं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति शब्द सबसे पहले प्रयोग आपका कौन? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में एम एस स्वामीनाथन 1967-68 में इसकी शुरुआत होती है। उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से होती है। सबसे ज्यादा गेहूं और चावल पर इसका असर पड़ता है। और किस पर असर नहीं पड़ता है? तो मोटे अनाज पर असर नहीं पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, सूचीवन कोयला खदान है, भारत का राज्य है, आपको बताना है, मिलाकर कूट के माध्यम से आंसर देना है। कोयला खदान झिलीमिली कहाँ है? कोयला खदान झिलीमिली कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कर्णपुरा कहाँ पे? झारखंड में। कर्णपुरा कहाँ? झारखंड में। रामपुर हिमगिरी ये कहाँ है? उड़ीसा में। रामपुर हिमगिरी कोयला खदान उड़ीसा में। सोहागपुर ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ जो कि कोयला उत्पादन में पहले स्थान पे है। कोयला उत्पादन की बात करें, कोयला उत्पादन में पहला स्थान किसका है? छत्तीसगढ़ का। किसका? छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है, ठीक है। और कोयले के भंडारण में बात करें तो झारखंड। भंडारण में पहला स्थान किसका है? झारखंड का पहला स्थान हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या निकल के आया? ए का कौन सा? 3। ए का कौन सा हो गया? 3 हो गया। ए का 3 किस में दिखा? इसमें दिखा। बी का 4, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो क्या हुआ आंसर? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो गया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, तेल शोधक कारखाना है और राज्य है, मिलाना है और कूट के माध्यम से ही इसका भी आंसर देना है। तेल शोधक कारखाना और राज्य दिया हुआ है। देखते हैं, तातीपाका ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तातीपाका कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ए का क्या हो गया? 3 हो गया। तातीपाका तेल शोधक कारखाना आंध्र प्रदेश। कोयली, कोयली कहाँ पे है आपका? कोयली हो जाएगा गुजरात में। कोयली तेल शोधक कारखाना गुजरात में। तो बी का क्या हुआ? 1, बी का 1। नागपट्टिनम ये तमिलनाडु में। नागपट्टिनम तेल शोधक कारखाना तमिलनाडु में। नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना कहाँ पे? असम में। नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना कहाँ पे? असम में। तो 107 का क्या आया आंसर? बी सही आंसर आ गया। 107 का बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत यानी सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको बताना है। जीव मंडल की सबसे छोटी इकाई कौन सी? पारिस्थितिकी तंत्र। अगर पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो जीव मंडल की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई के रूप में किसे जाना जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र को ही जाना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? रीटर ने। किसके द्वारा किया गया था? रीटर के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहला प्रयोग एजी टांसले के द्वारा किया गया था, ठीक है। एजी टांसले ने किया था।
सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका महासागर, जो कि सर्वाधिक अस्थायी भी है। सबसे बड़ा कौन सा महासागर, सबसे बड़ा आपका महासागर, ठीक है। ये महासागर सर्वाधिक अस्थायी भी है, महासागर आपका अस्थायी, सर्वाधिक अस्थायी भी हो जाएगा, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा, महासागर, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, जिसमें जल की एक बूंद हो जाएगी। तो इसका आंसर आपका क्या हुआ, जैव मंडल पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिकी तंत्र है, कौन सा, जैव मंडल है। यानी आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 109, कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, मरुस्थल, घास का मैदान, पर्वत, एक से अधिक या कोई भी नहीं। कौन सा है जो पृथ्वी के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल फैला हुआ है, मरुस्थल है, घास का मैदान है, पर्वतीय इलाका है, एक से अधिक है या इनमें से कोई भी नहीं। तो मरुस्थल जो है वो सर्वाधिक हिस्से पर आपका फैला हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा आपको बता चुके, सबसे अस्थाई, सबसे बड़ा कौन सा, महासागर हो गया, सबसे छोटा एक तालाब हो गया, तालाब की एक जल की बूंद हो गई, और सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ कौन सा हो जाएगा, मरुस्थल यानी रेगिस्तानी इलाका आपका सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, ग्रीन बुक क्या है, ग्रीन बुक क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 110, ग्रीन बुक क्या है। पहला ऑप्शन है संरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे की दुर्लभ प्रजाति की सूची, ठीक है। वैसा पौधा जो किसी स्पेशल क्षेत्र में पाया जाता है और बहुत ही दुर्लभ होता है, हर जगह नहीं मिलता है, ठीक है, उस पौधे की सूची। दूसरा है संरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाले हाथियों की प्रजाति की सूची, ठीक है। पहले ऑप्शन में पौधा है, दूसरा में हाथी है, और तीसरे में बाघ है, संरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाले बाघों की प्रजाति की सूची। तो ये जो है ग्रीन बुक, ग्रीन बुक में उसी को शामिल किया जाता है जो पौधे की प्रजाति होती है, दुर्लभ प्रजाति होती है, और किसी संरक्षित क्षेत्र में उसे लगाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे की दुर्लभ प्रजाति की सूची ग्रीन बुक कहलाती है, ग्रीन बुक में ही उसे डाला जाता है। 110 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। तो इस तरह ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, कॉमन पेपर सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सब अपना अपना ध्यान रखेंगे।